बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम की है, उनका शुक्रिया अदा करने से पहले कुछ आदाद व शुमार मैं आपके सामने रख देता हूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन जो इसका आगाज़ हुआ वो मार्च में हुआ और अप्रैल के शुरू में ये मुकम्मल हो गया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये फ़ी लीटर कम की थी और ये कहा था कि हम इसको मैनेज कर लेंगे। गुज़िश्ता दिनों बड़ी तफसील के साथ इमरान खान साहब के साथियों ने बताया, जो इकनॉमिक टीम थी, कि उन्होंने कहाँ से मैनेज किया था और कैसे मैनेज किया था और इस सब्सिडी को किस तरीके से वो लेकर चल रहे थे। और उनका इरादा ये था कि जून तक वो ये सब्सिडी देंगे और जून के बाद जो रशियन तेल है वो उनको मैसर आ जाएगा और वो जो सस्ता तेल है 30% सस्ता, उसको लेने के बाद पाकिस्तान को आवाम को देने के लिए सस्ता पेट्रोल भी मिल जाएगा और इकॉनमी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ये था उनका फार्मूला। सिंपल ये था कि कुछ बोझ उठाना था लगभग 3-4 माह के लिए और उसके बाद उस बोझ को शिफ्ट करना था रशिया के तेल के ऊपर और जितना पैसा बाहर निकालना था उतना ही वापस अंदर आ जाना था, क्योंकि रशिया से 30% या इससे कुछ ज़्यादा रियायत के ऊपर आलमी मंडी के मुकाबले में तेल मिल रहा था। अभी 10 रुपये तेल सस्ता किया है इसहाक डार साहब ने और इसका रीज़न ये है कि इमरान खान साहब बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस लेने जा रहे हैं। जब हुकूमत बहुत गैर मकबूल होती है और मुखालिफिन या अपोजिशन बहुत बड़े डिसीजन लेने जा रही होती है तो तब ऐसा कुछ करना पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लिहाजा 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है। अब मैं ज़रा आपको बिगर पिक्चर इसकी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले और अब तक की जो आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतें हैं उसका फ़र्क मैं आपको बताने लगा हूँ। आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 35% से ज़्यादा कम हुई हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। फिर सुन लीजिए, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या तेल की कीमतें जो कम हुई हैं रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक इन 8 महीनों में, वो 35% कमी आई है। ये डाटा अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इन 8 महीनों के अंदर जो तेल की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी वो कम से कम 35% होनी चाहिए थी, लेकिन वो कमी नहीं हुई, क्योंकि जितनी कमी आलमी मंडी में आई है उतनी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। मरियम नवाज साहिबा ने यही वादा किया था कि जितने पैसे आलमी मंडी में कम होंगे उतने पैसे हम पाकिस्तान में भी कम कर देंगे। नहीं हुआ। अब जो कीमत बढ़ी है पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक, उसकी भी मैं आपको परसेंटेज बताने वाला हूं। 66% तेल की कीमत में इजाफा किया गया है, डीजल की कीमत में लगभग 70% इजाफा किया गया है। यानी आलमी मंडी में 35% से ज़्यादा कमी हुई है, पाकिस्तान में 66 से 70% तक इजाफा हुआ है। जबकि अब जो कमी की गई है, इसहाक डार साहब ने जो बहुत बड़ा एहसान अजीम किया पाकिस्तान की कौम के ऊपर, यह कमी है जी 4%, 4%। 66% का इजाफा करके, या आप समझ लें 70% अगर डीजल में आप जाते हैं तो इजाफा करके जो कमी की है वो डीजल में लगभग 3% और पेट्रोल में लगभग 4% कमी की है। और आलमी मंडी में यह कमी कितनी हुई है? 35% से ज़्यादा हुई है। यह किया जनाब इन्होंने। और झूठ कितना बोलते हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं। और ये जो स्टेटमेंट है ये जनाब मुसद्दिक मलिक साहब का है। वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास वो रिफाइनरी नहीं है जिसमें रशियन तेल जो है उसको रिफाइन किया जा सके, लेकिन अब ये फरमा रहे हैं कि ये मुआहदे हो गए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए हैं। वैसे रिफाइनरी होना कोई ज़रूरी नहीं है, तेल जो है उसको स्वैप किया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आपने रशिया से एक मखसूस क्वांटिटी में तेल ले लिया है और आप चाहते हैं कि आप वो तेल पाकिस्तान में इस्तेमाल हो और आपके यहाँ पे रिफाइनरी नहीं है, तो आप स्वैप कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। वो जिनके पास है वो ले जाएंगे, वो यहाँ आ जाएगा। तो वो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं वैसे ही आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो रूस ने यह कहा था कि रियायती नरखों पे पाकिस्तान को पेट्रोल देगा, ये पहले बात हुई थी। लेकिन अब मुसद्दिक मलिक साहब ने थोड़े दिन पहले क्लेम किया
कि रूस के नए कारखानों से, अच्छा थोड़े दिन पहले जब ये वहाँ गए थे तो तब खबर आई थी और मुसद्दिक मलिक साहब के हवाले से ही ये खबर दी गई थी कि रशिया में उनका दौरा नाकाम रहा है। रशियंस ने गालिबन उनको वो कुछ नहीं दिया जो वो लेने गए थे, और रशिया से उनको तेल मिलने की जो उम्मीद थी, ख़ास तौर पे सस्ता तेल मिलने की जो उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हो रही। ये थोड़े दिन पहले इनके अपने स्टेटमेंट्स थे, मुख्तलिफ मीडिया के अंदर आए थे। लेकिन उसके बाद जब काफ़ी तनकीद हुई तो फिर इनकी हुकूमत ने फ़ैसला किया और मुसद्दिक मलिक साहब का बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आया और उन्होंने फरमाया कि रूस के नए कारखानों से LNG के मुआहदे भी करेंगे और रूस का सरकारी वफद जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मईशत चलेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, हमें तरक्की की शरह में इजाफा करना होगा। और उन्होंने कहा कि रूस की प्राइवेट कंपनियों के साथ मुआहदे तय पा रहे हैं और बड़े लंबे मुआहदे होंगे और सस्ता तेल भी रूस से हमें मिलेगा। ये दावा बाद में किया। पहले ये दावा था कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, बाद में दावा आया कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और ये दावा जब पाकिस्तान आने के बाद बातचीत की गई तो तब ये दावा सामने आया। अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अमेरिका के दौरे पर हैं, दोबारा गए हैं अमेरिका। और अमेरिका वो दोबारा किस लिए गए हैं इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अमेरिका में उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए जो बातें की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उन्होंने ये कहा, जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है, मैं अभी सिर्फ पेट्रोल वाली बात आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी बातें फिर किसी बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है, हम किसी भी रियायती तवानाई का ताक़ुब नहीं कर रहे। रियायती तवानाई क्या होती है? ये तेल है, गैस है, ये चीज़ें ही तवानाई है, या बिजली है। बिजली तो आप रशिया से ला नहीं सकते, तो तेल और गैस यही मामलात हैं। मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं कि हमारे रूस के साथ मुआहदे हो रहे हैं, जनवरी में उनकी टीमें आ रही हैं। अमेरिका में आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि स्टेटमेंट है, मैं उनका पढ़ के सुना रहा हूँ एग्जैक्टली, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो तर्जुमा है उसका वो पढ़ रहा हूँ मैं आपको, कि जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है, हम किसी भी रियायती तवानाई का ताक़ुब नहीं कर रहे और ना ही हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमें इंतहाई मुश्किल माशी सूरत हाल, महंगाई और ईंधन की कीमतों में इजाफे का सामना है, और इसी तवानाई के अदम तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र हम अपने इलाकों को वसअत देने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल क्लियरली कहा कि जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है, हम किसी भी रियायती तवानाई का ताक़ुब नहीं कर रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक स्टेटमेंट दिया है मुसद्दिक मलिक साहब ने और एक स्टेटमेंट दिया है, दोनों कैबिनेट के मेंबर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है? देखिए, ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत है। ये पॉलिटिकल पार्टी किसी एक हुकूमत ने नहीं बनाई, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पॉलिसी है और अपना अपना तरीक़ाकार है। तो इसलिए पाकिस्तान कोई सिमत नहीं पकड़ सकता। कोई इधर को जोर लगा रहा है, कोई इधर को लगा रहा है, कोई इधर को लगा रहा है, कोई कह रहा है कि मैं रशिया से लेकर आ रहा हूँ सस्ता पेट्रोल, लाना चाहिए। बल्कि बिलावल को वहाँ पे खड़े होकर कहना चाहिए था, जैसे इंडियंस ने कहा था कि जी हमारा अपना मफाद इसमें है कि हमें सस्ता पेट्रोल मिल जाए, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम उनके लिए सस्ता पेट्रोल लेने का हक़ रखते हैं। इंडियंस ने लिया था, श्रीलंकन ने लिया था, अभी अफ़गानिस्तान ने भी लिया है और उनकी इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हुआ। तो बिलावल वहाँ पे जुर्रत के साथ कह सकते थे कि रशिया के साथ हम अगर कर रहे हैं कारोबार तो ये हमें करना चाहिए। थोड़े दिन पहले जो वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, इसहाक डार साहब, उन्होंने भी ये फरमाया था कि अमेरिका को साफ साफ कह दिया है, आगाह कर दिया उनको, IMF को भी कह दिया सबको हमने, कि हम रशिया से जो है वो अब तेल लेंगे और सस्ता तेल लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बड़ी अकड़ के अंदर इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आज उसी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने जाकर अमेरिकन के सामने घुटने टेक दिए हैं और ग़ुलामी का तौक गले में डालते हुए ये कह दिया है कि हम तो रशिया से कोई तवानाई हासिल करने नहीं जा रहे और ना हम किसी तवानाई का पीछा कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ था उसकी तहकीकात के लिए JIT ने जो बनी हुई है, उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया है। राना सनाउल्लाह को तलब किया है, जावेद लतीफ़ को तलब किया है और मरियम औरंगज़ेब को भी तलब किया गया है। मामला है क्या? देखिए, एक ख़ास बयानिया बनाया गया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसमें बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और जो हमलावर है वो भी उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा था कि ये गुमराह कर रहा है और इस तरह की चीज़ें PTV के ऊपर जानबूझकर बार बार कंपेन की गई। एक मजहबी जनूनियत का एक केस बनाया गया और फिर उस शख्स के ऊपर हमला करने वाले ने
उसी मजहबी जनूनियत का इजहार किया अपने बयान के अंदर। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उन लोगों की तरफ जाती थी जिन लोगों ने इसको हवा दी हुई थी। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने खुद हमला किया हो या मरियम औरंगज़ेब ने किया हो, लेकिन इसकी तहकीकात के अंदर उनको तलब किया जाना कोई अजीब बात नहीं है और उनको इन तहकीकात के अंदर कोऑपरेट करना चाहिए। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो इमरान खान साहब ने बराह रास्त एलिगेशन लगाया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और एक मेजर जनरल, ये लोग हैं जी मेरी कत्ल की साजिश के पीछे, और इमरान खान साहब बड़ी कन्विक्शन से ये बात कर रहे थे। बहरहाल अब इस सारे मामले के ऊपर उनको बुलाया गया है कि वो आज के दिन में आएँ और आकर पेश होकर जवाब दें सवालात का। आज का दिन भी बड़ा बोझल है, 16 दिसंबर का दिन है, और इस दिन दो बड़े खौफनाक वाक़यात, हादसात पाकिस्तान के साथ हुए। एक मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ धोखा और जुल्म था, और दूसरा सानिया APS। मैं उस दिन वहाँ पे गया था पेशावर में, और वो बड़ा हौलनाक मंजर है। 8 साल गुजरने के बावजूद अब तक उसकी तकलीफ़ और वो चीज़ें हमारे दिमाग से नहीं निकलती। जिस तरह हमने माँ बाप को सदमे में देखा, पूरे शहर को हमने सदमे में देखा। मैं काफ़ी अरसे तक बाद में पेशावर जा ही नहीं पाया। ये जब ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे पेशावर जाना पड़ा, तो मैं नहीं गया। फिर मुझे बुलाया किसी ने, कुछ मीटिंग थी एक दफ़ा, दोस्तों ने एक दफ़ा बुलाया, ज़रूरी काम से भी जाना था, तो मैं काफ़ी अरसे तक पेशावर जा ही नहीं पाया। और जब मैं उस मोटरवे पे उस तरफ को सोचता था जाऊंगा तो दिल उदास हो जाता था, ऐसी तकलीफ़ थी। तो ये हर एक के अपने अपने जज्बात थे और पाकिस्तान पूरा टूटा हुआ था। दहशतगर्दी का ये अफसोसनाक तरीन वाक़या है इस पूरे रीजन का, जो वहाँ पे APS के अंदर हुआ था। तो आज वो दिन है, तो अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान, अभी फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, और अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर भी एक हफ़्ते में 2 फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं, शेलिंग के, फायरिंग के। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को, पाकिस्तान के नौजवानों को और पाकिस्तान की आवाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो तकालीफ़ हमने काटी हैं दोबारा हम पे वो आजमाइश ना पड़े। अल्लाह करे दोबारा हमें कभी वो दिन ना देखने पड़े जिन दिनों से गुजर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब कुछ और इतलात हैं, यानी पाकिस्तान में सर्वेज हो रहे हैं। एक सर्वे तो ये कह रहा है कि 92% पाकिस्तानियों ने ये बताया है कि पाकिस्तानी कुछ बचत ही नहीं कर पा रहे। अब 92% पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हम कोई पैसा नहीं बचा पा रहे अपने कल के लिए, जो कमाते हैं वो फ़ौरन उसी तरह खर्च हो जाता है। ये है इस वक्त पाकिस्तानियों की सूरत हाल। कि जो खेल खेला जा रहा है आज़म सवाती के साथ, वो कितना खौफनाक खेल है। 75 साल के बुज़ुर्ग हैं, और खुदा न खास्ता अगर उनकी जान चली गई इस सारे वाक़े में या इन सारे दिनों के अंदर, तो किसके पास क्या जवाब होगा, और जवाब उनकी औलाद किससे मांगेगी, और दुनिया के अंदर क्या पैगाम जाएगा कि एक सेनेटर को गिरफ़्तार करके पहले उसका 14 दिन के लिए उसको भिजवाया जुडिशल रिमांड पे, पहले एक रिमांड लिया फिर दोबारा जुडिशल करवाया, और वो जो 14 दिन थे वो उसके 2 सूबों के अंदर पर्चे ही पर्चे कर दिए। वो उन दोनों सूबों के अंदर से अपने मुकदमात ख़त्म करवा के इस उम्र में वापस पहुंचा है इस्लामाबाद, फिर उसको अदालत में पेश किया जाएगा। एक जज जिसने फैसला लिखा, महफूज किया और सुनाने वाले थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सारी चीज़ें लोग जोड़ कर देखते हैं, और लोगों को ये सारी चीज़ें इतनी सादी नज़र नहीं आती जितनी सादी दिखाई जाती हैं। लोगों को समझ आ रही है कि ताकत का एक अंधा इस्तेमाल है एक 75 साल आदमी के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो सवाल उठाता है और वो ये कहता है कि मेरे साथ ये जुल्म और नाइंसाफ़ी की गई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को एक धमकी पहुंचा दी गई है, और उस धमकी में ये कहा गया है कि अगर आपने हुकूमतें तहलील की तो फिर आपको नाअहल कर दिया जाएगा, फिर आप नहीं बचेंगे। यानी ये एक फ़ाइनल चीज़ है जो उनको बताई गई है कि अगर आपने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी और यहाँ पे हुकूमतें ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ लेकर गए, तो फिर आप कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, आपको नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी यही दिया है कि ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, गोलियों तक का सामना किया है, मैं इस नाअहली का भी सामना करूँगा और यहाँ पर नहीं रुकूँगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने प्लान ये किया है कि अगर दोनों सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद इन दोनों असम्बलियों में इलेक्शन करवाया जाए और कुछ होल्ड करके इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। यानी वो इस किस्म का खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं
एहसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि अगर दोनों सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म हो गई तो इमरान खान की ताकत ख़त्म हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा उन केसेस के अंदर जिनमें वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। आगे इलेक्शन आ रहा है, इमरान खान को गिरफ़्तार करके जो मकबूलियत रह गई है पीडीएम के पास, वो मकबूलियत भी वो ज़ाया कभी नहीं करना चाहेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इमरान खान को अगर गिरफ़्तार किया गया तो अदालतें यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो शोर मचेगा उसके बाद इमरान खान को आज़ाद तो करना पड़ेगा, लेकिन गिरफ़्तारी से आज़ादी के बीच में पीडीएम की जमातें अपनी रही सही मकबूलियत भी खो देंगी। तो इमरान खान साहब के लिए खोने के लिए सिर्फ इतना ही है कि उनको चंद दिनों के लिए गिरफ़्तार कर लिया जाए, या इतना ही है कि इन दो हुकूमतों को छोड़ने के बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जाएं। चौधरीज़ का मैंने आपको कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ना रोका तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन इसके बदले में अब वो सौदेबाजी आजकल चल रही है कि आप हमें कितनी नशिस्तें देंगे, हमारे कितने MPs इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे कितने MNAs इलेक्शन लड़ेंगे, आप हमारे से मुस्तकबिल का जो है वो फैसला कीजिए कि आप हमें कौन से ओहदे देंगे। अब इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। कुछ लोग तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला मांगी है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अभी तक वज़ारत आला ना मांगी है, ना उसकी इमरान खान साहब ने कमिटमेंट दी है, ना उन्होंने मांगी है ना कमिटमेंट दी है। लेकिन अभी बात हो रही है सीटों के ऊपर कि काफ लीग कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी पंजाब में कौमी असम्बली की, और कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी पंजाब में सूबाई असम्बली की। भारत इमरान खान साहब का तो यही मानना है कि जो सीटें इनके पास हैं वही इनको वापस लौटाई जाएं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और मोहम्मद इलाही साहब कुछ ज़्यादा की डिमांड और उम्मीद रखते हैं। बहरहाल मेरी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई जो कुछ मुलाकातों में थे, उन्होंने कहा जी लगता मुश्किल ही है, लेकिन चौधरी अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इस वक्त वो नुकसान शायद उठाने के मूड में नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ना रोका तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन उसके बदले में वो गारंटीज चाहते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितवा कर देती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।